बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फटाफट देखते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे, क्या पढ़े थे। हम लोगों ने कुछ टर्म्स, डेफिनेशंस पढ़ना स्टार्ट करा था और उसमें हमने बात करा था अबाउट जीन, जिसे आप फैक्टर भी कहते हैं, जिसे आप एलिमेंट भी कहते हैं। हमने वही बात करा था एलील या फिर एलेलोमॉर्फ के बारे में भी। और एक बार फिर से रिकैप करा दूं कि क्या पढ़ा था आपने। आपने कहा कि जो आपका सेल है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसमें न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है जो कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन नेट का। मैंने आपको समझाया यह भी कि आप भले ही बार बार बचपन से क्रोमोसोम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम का एग्जिस्टेंस किसी सेल में काफी कम समय के लिए होता है। वो क्रोमोसोम नहीं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम किस फॉर्म में रहता है? क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में रहता है, ना कि क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। तो जो आप बचपन से क्रोमोसोम पढ़ते थे, क्रोमेटिन आप नहीं सुनते थे, जबकि क्रोमेटिन नेट ही है जो कि सेल में एग्जिस्ट करता है। क्रोमोसोम तो काफी कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो काफी छोटा सा एक्सपैन आता है, जब वो क्रोमेटिन नेट कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। तो अल्टीमेटली आपने कहा कि एक सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम में एक या फिर दो क्रोमेटिड हो सकता है यूजुअली। इन क्रोमेटिड्स के अंदर क्या है? वन क्रोमेटिड कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन डीएनए कॉपी, और वो जो डीएनए है उसमें ढेर सारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, हो सकता है 10 का कोई ग्रुप हो, 20 का कोई ग्रुप हो, या फिर 100 का ग्रुप हो, या फिर हो सकता है 1000 का ग्रुप हो। ये अलग अलग जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर आप जो नाइट्रोजनस बेसेस कह रहे हैं, ये कोड करते हैं किसी प्रोटीन को। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है कोडिंग फॉर अ प्रोटीन इज नोन एज जीन। यानी अल्टीमेटली आपने कहा डीएनए पे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। और जीन का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है? तो जीन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और वही प्रोटीन कंट्रोल करता है आपके फिनोटाइप को। यानी जब आप कहते हैं कि किसी जीनोटाइप के चलते टॉलनेस हो रहा है या फिर ड्वार्फनेस हो रहा है, तो आखिर क्यों, कैसे? तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर टॉलनेस, वो कोई प्रोटीन बना रहा होगा जो उस ऑर्गेनिज्म को टॉल कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा हमने समझा था। हमने यह भी समझा कि जो जीन है इसे कहते हैं आप फंक्शनल, इसे कहते हैं आप फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसे आप कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और जो क्रोमोसोम है इसे आप कह रहे थे कि ये है फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो प्रोटीन है, उसे बनाता कौन? जीन। इसीलिए आपने कहा कि ये तो फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। लेकिन ये जीन एक्चुअली कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर पे रहता है? क्रोमोसोम पे रहता है। क्रोमोसोम ही तो है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। यानी ये वो फिजिकल यूनिट है जिसके चलते हेरिडिटी होता है। नंबर ऑफ जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस या फिर बेस पेयर कह सकते हो, ये कांस्टेंट होता है, वो उस स्पीसीज का फीचर है। अगर मैंने कहा ह्यूमंस के केस में हेप्लॉइड सिस्टम में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, तो हमारे सारे सेल में, सारे ह्यूमंस में इट विल रिमेन सेम। अगर मैंने कहा कि अपने डिप्लॉयड सिस्टम में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है, तो हमारे किसी भी सेल में या फिर आपके किसी भी सेल में या फिर हम दोनों के किसी भी सेल में एक ही फिगर मिलने वाला है। मैंने कहा यह स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखने का है। पीयूष
प्रीवियस लेक्चर का नोट्स में ब्लैंक पेजेस नहीं आए, ठीक बेटा नहीं आया, उसको मैंने एड्रेस कर दिया है। इस बार आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आप, ठीक है। अब आप जब अगली बार वीडियो देखते हैं तो चूंकि आपको पता है उसका पीडीएफ मिला नहीं है, तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तभी कॉपी पे आप उस चीज को लिख लें जो मैंने समझाया था, जिसका पीडीएफ आपको नहीं मिल पाया, ठीक है ना। उसका एक सोल्यूशन ये है, अगली बार से यानी राइट फ्रॉम टुडे आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो भी मैं रफ में समझाता हूं आपको पीडीएफ में मिलता रहेगा। चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग जीन के बारे में, और आपने समझ लिया है कि जीन क्या है, और क्रोमोसोम को कहते हैं आप फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब ये जीन के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में अलग से एक पीडीएफ लेकर के, एक अलग से स्क्रीन लेकर के समझाया था, जो कि आपको मिल नहीं पाया था, तो वो भी आप समझ गए होंगे, और वीडियो जब आप देखेंगे तो उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने समझा था कि ये एलील या फिर एलेलोमॉर्फ क्या है, तो इसे मैंने समझाया कि ये अल्टरनेट फॉर्म है किसी एक जीन का ही, जो प्रेजेंट है ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। चूंकि हमने पहले ही बात करा है कि जिस जेनेटिक्स की आप बात करते हैं, ये जेनेटिक्स किस पे एप्लीकेबल है, दिस जेनेटिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई डिप्लॉयड है, सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं करता है, उस पे ये जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है उन्हीं ऑर्गेनिज्म पे जो डिप्लॉयड है और जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, तो ध्यान रखिएगा। अब चूंकि बेसिस यही है हमारा कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता था, डिप्लॉयड का मतलब क्या था कि हर क्रोमोसोम का 2 कॉपी है, यानी अपने पास अगर ऑर्गेनिज्म कोई डिप्लॉयड है तो देयर आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां देख रहे हैं आप कि ये दोनों आपस में अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो टॉलनेस का जो जीन है वो दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और सेम पोजीशन पे है, जिसे आप लोकस कहते हैं। तो ये एक ही जीन के जो 2 अल्टरनेट फॉर्म है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे मिलता है, उसे कहते हैं आप एलील या फिर एलेलोमॉर्फ। कितने बेस पेयर है बेटा, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, परेशान मत होइए। अभी चूंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, ह्यूमंस में हेप्लॉयड सिस्टम में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। डिप्लॉयड होगा उसका ठीक डबल कर देंगे, यानी 6.6 हो जाएगा वो। आस्था पूछ रही है सर अगर किसी ह्यूमन में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ बेस पेयर होगा एज नॉर्मल ह्यूमंस हैव। तो जब हम लोग बात करेंगे अबाउट जेनेटिक डिफेक्ट्स तो वहां देखेंगे आप कि तरह तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। कोई एक डिफेक्ट मिलेगा आपको जहां पे इट कैन वेरी, नंबर कैन वेरी, तो नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन नंबर वेरी करना एक एबनॉर्मल सिचुएशन है ना। यूजुअली अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम सब में, हमारे सारे सेल्स में नंबर ऑफ बेस पेयर विल रिमेन सेम। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आता है, जैसे कि आप कह रहे हैं, जैसे कि म्यूटेशन में आप पढ़ने वाले हैं, तो वहां डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन वो एक एबनॉर्मल है, उसको आप नॉर्मल नहीं मान के चलेंगे। तो ये एलील था, और हमने समझा ये भी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं और कौन कौन से रिसेसिव है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल, इसके साथ मैंने कुछ और भी लिखा था जो कि आपको मिल गया होगा। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था। यहीं पे फेनोकॉपी भी है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन था फेनोकॉपी में। एक बार फिर से समझते हैं क्या होता है फेनोकॉपी। तो लिखा है मैंने कि इफ डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी अगर कोई ऐसा 2 जीनोटाइप है जिसे अगर हम लोग अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रखते हैं और उनका फिनोटाइप एक हो जाता है, तो उन दोनों जीनोटाइप को क्या कहेंगे, आपस में फेनोकॉपी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जीनोटाइप लिखा है मैंने, दैट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अगर ऐसा जीनोटाइप है तो मैंने अभी फिलहाल के लिए बोला है कि ये रिलेटिवली जो फेयरनेस होगा वो टुवर्ड्स डार्कर साइड होगा, जो कंप्लेक्शन होगा स्किन का वो कैसा होगा, नियरली डार्क होगा। अभी के लिए ध्यान रख सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स
responsible for skin pigmentation will increase. स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए देर आर 3 पेयर ऑफ जीन्स, देर आर 6 जीन्स एक्चुअली। ए बी सी में कह रहा हूं, ये 3 अलग अलग जीन्स हैं, यानी अल्टीमेटली 6 अलग अलग जीन्स हैं, ए बी और सी। और जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन्स होंगे उतना ही ज्यादा डार्कनेस बढ़ता है। यानी लिखा है मैंने, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन अगर इंक्रीज करेगा तो जो डार्कनेस है कॉम्प्लेक्शन का वो भी इंक्रीज करेगा, यानी उतना ही ज्यादा मेलानिन बनेगा। अब यहां दिख रहा है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितने दिख रहे हैं आपको, यहां दिख रहा है आपको 1 2 3 एंड 4, ये 4 है। अब मान लीजिए एक और जीनोटाइप लिख रहा हूं मैं, एंड दैट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहां आपको दिख रहा है डोमिनेंट जीन्स कितने हैं, डोमिनेंट जीन्स यहां आपको 3 दिख रहा होगा, यानी यहां डोमिनेंट जीन कम हुआ इसके रेस्पेक्ट में, यहां 4 था यहां 3 है, यानी इसके कंपैरिजन में ये कैसा होगा, फेयर होगा। गेटिंग माई पॉइंट? 2 अलग अलग मैंने जीनोटाइप लिखा है, इन दोनों से अलग अलग फिनोटाइप आपको देखने को मिल रहा है। अब ये अगर इस फेयर इंडिविजुअल को आप एक्सपोज कर दें सनलाइट से, यानी खूब धूप में काम करता है ये वाला बंदा, तो ऐसे में धूप से ज्यादा एक्सपोज होने पे आपके अंदर मेलानिन का सिंथेसिस और बढ़ जाता है, यानी जीन्स तो वही रह जाएंगे ना, लेकिन यहां पे ये जो कॉम्प्लेक्शन है ये कैसा हो गया, डार्क हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जीनोटाइप का एक्चुअल फिनोटाइप कैसा था, फेयर, लेकिन इन्वायरमेंट आपने चेंज कर दिया, आपने कहां रखा है इसको, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर किया है सनलाइट से। देयर वाज प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दिस फेयर इंडिविजुअल टू सनलाइट, इसलिए मेलानिन बढ़ा, यानी डार्कनेस बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, लेकिन क्या जीनोटाइप एक ही है क्या, नहीं, अलग अलग जीनोटाइप है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में फिनोकॉपी हैं, क्योंकि दोनों का फिनोटाइप एक हो जा रहा है। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये जीनोटाइप, फिनोटाइप और फिनोकॉपी का क्या रिलेशन है। क्लियर है? तो ये था फिनोकॉपी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वापस हम लोग अपने कंसेप्ट पे, आगे बात करते हैं। आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, कुछ और टर्म्स हैं, जैसे पहला है होमोजाइगस या फिर प्योर लाइन। अब ये क्या है, तो अगर कोई ऐसा जीनोटाइप लिखा हुआ है जहां दोनों जीन एक ही हैं, एक जैसे हैं, यहां होमो मतलब एक, जाइगस मतलब जाइगोट रिलेशन है, डिप्लॉयड सिस्टम रिलेशन है, यानी अगर दोनों एलील एक जैसे ही हो जाएं, एक जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म मिलते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी जीन के जो 2 एलील हैं दोनों एक जैसे ही हैं, जैसे देखो यहां पे दोनों कैपिटल कैपिटल ही हुआ, ये क्या कहलाएगा अपने आप में, होमोजाइगस कंडीशन है। यहां देखो आप दोनों स्मॉल स्मॉल ही है, ये भी क्या है अपने आप में, होमोजाइगस है। यहां देखो आप, तो ये दोनों क्या है, कैपिटल आर, ये क्या है, स्मॉल वाई, तो ये दोनों आपस में एक जैसे हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। ये आपस में एक है कि नहीं है, बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब क्या है, ये भी होमोजाइगस है। यहां देखो आप, ये दोनों स्मॉल, ये दोनों कैपिटल, तो दोनों हैं तो एक ही जैसे, यानी ये भी क्या है, होमोजाइगस। ये भी देख रहे हैं आप, एक जैसा है, एक जैसा है, एक जैसा है, एक जैसा है। तो जब भी किसी जीन के दोनों एलील्स एक ही जैसे होते हैं तो उसे आप कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं बेटा, होमोजाइगस कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। अभिषेक बोल रहा है, इज डार्कनेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सन इनहेरिटेबल? नहीं, ये टेम्पररी है। जैसे ही आप घर में बैठना शुरू कर देंगे, एसी में बैठना शुरू कर देंगे, धूप से एक्सपोज नहीं होंगे, वैसे ही थोड़ा फेयरनेस आपका अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। देन हर्षिता सागर कह रही है, सर पेयर ऑफ जीन में या ओनली एक जीन में
पता नहीं क्या बोल रहे हो बेटा हर्षिता। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है होमोजाइगस? कोई भी अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो उसमें हर जीन के 2 कॉपी होंगे। अब अगर दोनों कॉपी एक ही जैसे हैं, आइदर डोमिनेंट फॉर्म में या फिर रिसेसिव फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? होमोजाइगस कहलाता है। जैसे दोनों जीन कैपिटल कैपिटल ही है, यहां दोनों स्मॉल टी ही है, यहां दोनों कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई ही है। तो जब भी किसी एक जीन के दोनों एलील एक ही हो जाएं किसी इंडिविजुअल में, तो उसे कहते हैं आप होमोजाइगस कंडीशन। डज मेलानिन लेवल चेंजेस इन आवर बॉडी? बिल्कुल चेंज करता है। तो मैंने समझाया आपको कि जितना एक्सपोजर ज्यादा होता है सनलाइट से, उतना ही मेलानिन ज्यादा सिंथेसाइज होता है। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो ये था होमोजाइगस कंडीशन, जहां पे दोनों एक जैसे एलील्स थे। तो ये सब का सब क्या है? अपने आप में होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी जो एक ही जीन के 2 एलील्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, एक जैसे नहीं हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी बोल दिया तो एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल टी है। यहां देखें तो एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर है। यहां कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। तो ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है, ध्यान रखने का है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ने यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा और यहां पे 2 जीन कैसे लिख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे कैसे हो गया? तो जरा देखो, कंफ्यूज मत होना, ये भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है। कैसे समझा आपने? एक ही जीन के 2 कॉपी। ये ऑर्गेनिज्म भी क्या है? डिप्लॉयड है। एक ही जीन का 2 कॉपी, एक ही जीन का 2 कॉपी। लेकिन यहां पे मैंने 2 क्यों लिखा अलग अलग जीन? यहां अगर मैंने कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका ये क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम पे तो ढेर सारे जीन्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा यहां पे आर है, यहां पे स्मॉल आर है, यहां पे कैपिटल वाई है, यहां पे मैंने कहा स्मॉल वाई है। तो इस कंडीशन में मैं किसी इंडिविजुअल का 2 जीन एक साथ कंसीडर कर रहा हूं। यहां मैंने किसी एक ऑर्गेनिज्म का एक बार में सिर्फ एक ही जीन कंसीडर किया था। बात समझ आ रही है? तो ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड हेप्लॉयड के समझ में आएगा आपको? तो अगर एक ही जीन के 2 कॉपी हैं, 2 कॉपी हैं, तो उसे कहने वाले हैं आप ऑब्वियसली डिप्लॉयड। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में देख रहे हैं आप कि जो 2 क्रोमोसोम हैं उस पर लगे हुए जो दोनों जीन्स हैं या फिर दोनों एलील्स हैं एक ही जीन के, वो आपस में अलग अलग हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो ये अपने आप में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। एक होमोजाइगस और एक आपने कहा हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो थर्ड है वो है हेमीजाइगस कंडीशन। अब हेमी का मतलब क्या है? हाफ। अब ये क्या होता है? तो जरा देखो आप, यहां मैंने समझाया है होमोजाइगस कंडीशन को। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी फीमेल में जो XX क्रोमोसोम होते हैं, वो जो XX क्रोमोसोम होते हैं, वीडियो रुक जा रहा है, ठीक है, जरा देखेंगे ये लोग। तो अगर किसी फीमेल में देख रहे हैं अपन तो XX कंडीशन होगा। वो दोनों X क्रोमोसोम क्या है? अपने आप में होमोजाइगस हैं, है ना? और किसी मेल की बात कर रहे हैं तो वहां पे XY कंडीशन है और वो भी दोनों अपने आप में क्या है? होमोजाइगस होते हैं। यानी किसी फीमेल में जो X क्रोमोसोम 2 मिलते हैं, उसमें जो सेट ऑफ जीन्स यहां मिल रहा होगा वही सेट ऑफ जीन्स यहां मिलते होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैंने कहा होमोजाइगस है। अब यहां देखें, मैंने ये दोनों बनाया है, X क्रोमोसोम दोनों है। चूंकि हर क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं, मैंने माना है यहां पे एक जीन A ले लिया है। अब अगर ये कैपिटल A जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में यहां पे यानी कैपिटल A है और यहां भी कैपिटल A है, तो क्या कहेंगे आप? ये होमोजाइगस कंडीशन है। लिखने का तरीका क्या? तो X दिखा रहा है नीचे क्रोमोसोम और उसके ऊपर कैपिटल A दिखा रहा है जीन। ये क्रोमोसोम है और ये जीन है। ये वाला क्रोमोसोम है और ये वाला जीन है। ये वाला क्रोमोसोम है और ये वाला जीन है। तो X कैपिटल A क्या बता रहा है? 2 X क्रोमोसोम हैं और दोनों पे कैपिटल A जीन ही है।
यानी क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। यहां देखिए आप, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन यहां पे कैपिटल ए है तो यहां पे उसका रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल ए है, यानी ये दोनों क्या हो गए आपस में, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखा रहा है। अब आते हैं अपन हेमीजाइगस कंडीशन पे। अब ये हेमीजाइगस कंडीशन क्या है, तो जरा देखो, एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं आपको मेल्स के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमंस। अब ये एक्स और वाई क्रोमोसोम मैंने कहा कि होमोलोगस है, यानी जो जीन यहां पे है एक्स पे वो जीन वाई पे है, यही तो होता है होमोलोगस, जो जीन एक्स पे है वो जीन वाई पे है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे वाई क्रोमोसोम का साइज मैंने छोटा बनाया हुआ है। वाई क्रोमोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन इज स्मॉल इन साइज एंड इज एक्रोसेंट्रिक इन नेचर। साइज भी कैसा है, छोटा है, और बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा है, एक्रोसेंट्रिक है। यानी जो सेंट्रोमियर है देख रहे हैं आप, ये स्लाइटली टुवर्ड्स टर्मिनल साइड है, टर्मिनल नहीं है। अगर टर्मिनल होता तो क्या कहते हैं आप इसे, टेलोसेंट्रिक कह देते। ये कैसा बेटा, एक्रोसेंट्रिक है, यानी सब टर्मिनल है, टर्मिनल एंड से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो फिलहाल ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम दोनों आपस में होमोलोगस, यानी जो जीन यहां पे है वो जीन वाई पे है। लेकिन मैंने क्या कहा, वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा है। छोटा है मतलब क्या, ऑब्वियस है, लॉजिकल है कि अगर मैंने कहा वाई क्रोमोसोम छोटा है, इसका मतलब कुछ जीन्स होंगे एक्स के जो कि वाई पे नहीं होंगे, क्योंकि साइज छोटा कर दिया। अब जरा देखो यहां पे डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक के स्ट्रेच में कुछ ना कुछ जीन होगा ना यहां पे, लेकिन यहां तो वाई क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहा आपको, यानी यहां पे तो जीन ही नहीं है वो। गेटिंग माई पॉइंट। चूंकि वाई क्रोमोसोम, चूंकि व्हाट इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम समझा दिया है मैंने, हालांकि मुझे समझाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था क्योंकि सब आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, मैंने फिर भी समझा दिया रुपेश, शायद आपको वीडियो लेट से मिल रहा है। तो मैंने कहा कि चूंकि वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा है, इसका मतलब यह है कि देयर आर सर्टेन जीन, समझिएगा अच्छे से, जस्ट बिकॉज वाई क्रोमोसोम्स आर स्मॉल इन साइज इन केस ऑफ ह्यूमंस मेल्स, there are certain genes over X chromosome whose alleles are not present over Y chromosome। कुछ ऐसे जीन्स हैं X क्रोमोसोम पे जिसका कोई कॉपी Y पे नहीं है। क्यों है ऐसा, क्योंकि Y क्रोमोसोम साइज में छोटा है। तो जब यहां से यहां तक का लंबाई ही नहीं तो फिर जीन कहां से लाओगे। कुछ जीन्स हैं जो कि सिर्फ X पे है, Y पे नहीं है। जैसे क्या, तो जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे सिकल, सॉरी, जैसे जो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो है, पहला है कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें होता क्या है जरा समझिएगा। पहले अपने एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन है, लिख दिया मैंने कैपिटल एन से, कैपिटल है मतलब डोमिनेंट है यानी प्रोटीन बना रहा होगा। ये जब अपने डोमिनेंट फॉर्म में रहता है तो अपना कोन सेल बन रहा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉर्मल विजन, फॉर कलर्ड विजन। आप कलर पहचान पाते हैं कोन सेल्स के चलते। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम पे ये वाला जीन म्यूटेट हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया, यानी ये अपने रिसेसिव फॉर्म में आ गया, यानी मैं लिख रहा हूं अब एक्स ही हो गया, तो फिर कोन सेल्स अपने नॉर्मल नहीं रहे। ऐसा इंडिविजुअल कलर ब्लाइंड कहलाता है, ब्लाइंड नहीं कलर ब्लाइंड कहलाता है, जो अलग अलग कलर्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस एज डिजीज हम लोग अलग से कवर करने वाले हैं। फिलहाल जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतने पे ही एकदम घोड़े जैसा देखो, इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाने का है। मैंने कहा है कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहां पे है, एक्स पे है। अगर हम लोगों में नॉर्मल कोई एक जीन है
एक्स पे तो ढेर सारे जीन्स हैं, उसमें से एक जीन है हम लोगों के अंदर एक्स पे जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोन सेल्स का फॉर्मेशन। अब अगर म्यूटेट हो जाता है तो एक्सी बन गया, और एक्सी बना तो फिर कोन सेल्स नॉर्मल नहीं रहे, यानी कलर विजन जो है वो इंपेयर हो जाता है, जिसे कहते हैं आप कलर ब्लाइंडनेस। ये जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस का वो कैसा है, ये एक्स लिंक्ड जीन है। दिस इज एक्स लिंक्ड जीन। जब मैं कहता हूं कि ये एक्स लिंक्ड जीन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके जीन सिर्फ एक्स पे हैं, वाई पे नहीं है। फिर से एक्स और वाई मैंने कहा होमोलोगस है, यानी जो जीन एक्स पे है वो वाई पे है, लेकिन कुछ ऐसे जीन्स हैं एक्स के जो कि वाई पे नहीं है क्योंकि वाई क्रोमोसोम छोटा है। तो वैसे जीन्स जो कि सिर्फ एक्स पे हैं, वाई पे नहीं है, उसे कहेंगे आप एक्स लिंक्ड। वो सिर्फ एक्स से लिंक्ड है, वाई पे है ही नहीं। ऐसे कई सारे एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं, जैसे एक बोला मैंने कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स लिंक्ड है, वैसे ही दूसरा कह रहा हूं मैं हीमोफीलिया का जीन भी कैसा है, एक्स लिंक्ड है, यानी सिर्फ एक्स पे होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यानी अगर कोई मेल होगा, अगर कोई मेल होगा यानी एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक बात है। अगर कोई मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, और अगर एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स ही है, वाई पे तो नहीं होगा ना। यानी मेल्स आर ऑलवेज हेमिजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। कलर ब्लाइंडनेस कैसा कहा मैंने, एक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। कलर ब्लाइंडनेस तो कैरेक्टर हो गया और एक्सी जीन हो गया। तो जितने भी मेल्स होते हैं दे आर हेमिजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि एक्स लिंक्ड मतलब क्या, वैसे जीन जो सिर्फ एक्स पे हैं, वाई पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिर्फ एक्स पे है वाई पे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, आधे पे है आधे पे नहीं है। यही तो है हेमिजाइगस कंडीशन। जैसे हीमोफीलिया सिंबल देते हैं आप XH। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम आपका नॉर्मल होता है वो डिले हो जाता है, यानी कहीं पे अगर कट फट लगता है तो जो नॉर्मल 2 से 8 मिनट में क्लॉटिंग हो जाता है वो क्लॉटिंग नहीं होता है। इसे आप कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज। इसमें ब्लीडिंग होता है एक्सेसिव, कहीं पे अगर वुंड डेवलप हो जाता है तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने कहा है कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के जीन कहां पे होते हैं, एक्स पे होते हैं। ये एक्स लिंक्ड हैं, यानी वाई पे नहीं होते, इसीलिए हमेशा मेल में कैसा होता है, ये हेमिजाइगस कंडीशन में होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है मेल में हेमिजाइगस कंडीशन में होता है, फीमेल में नहीं, क्योंकि फीमेल मतलब क्या, दोनों एक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो उसका जीन यहां पे भी तो होगा, भले ही वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, लेकिन जीन तो होगा क्योंकि दोनों एक्स हैं इस बार। लेकिन यहां पे तो एक एक्स था और एक वाई था। यानी यहां एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि एक्स लिंक्ड जीन्स आर always in hemizygous condition in male। जो एक्स लिंक जीन्स हैं ये मेल में हमेशा हेमिजाइगस कंडीशन में मिलते हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि हीमोफीलिया। कोमल कह रही है बट मेल्स आर नॉट ऑलवेज कलर ब्लाइंड। अरे कलर ब्लाइंड तब ना होगा जब ये एक्सन से एक्सी हो जाएगा। अगर मेरे में म्यूटेशन होगा तब ना एक्सन से एक्सी हो जाएगा। ये तो नॉर्मली मिलता है आप लोगों के अंदर, म्यूटेशन होगा तब ये बनेगा, तब कलर ब्लाइंडनेस होगा। कलर ब्लाइंडनेस इससे होगा कि इससे होगा, इससे होगा ना। तो अगर एक्सी हुआ है यानी म्यूटेशन हुआ है तब कलर ब्लाइंड होगा कोई। गेटिंग माय पॉइंट? मैं कहां कह रहा हूं कि सारे मेल्स कलर ब्लाइंड होते हैं।
मेल कलर ब्लाइंड हो सकता है तब जब एक्सन और ये एक्सी, एक्सन से एक्सी में कन्वर्जन हो गया होगा। ध्रुव कह रहा है मतलब फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा पार्शियलिटी थोड़ी ना होने वाला है। जरा देखो, अभी होगा फीमेल को। अगर मैंने कहा ये एक्स क्रोमोसोम है, मैंने कहा यहां पे जीन है सी, यहां पे भी हो गया सी, यानी दोनों के दोनों जीन्स म्यूटेट हो गए हैं, तो होगा कि नहीं वो कलर ब्लाइंड? बिल्कुल फीमेल में होगा कलर ब्लाइंडनेस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में हो सकता है। ऐसा क्या है कि मेल में होगा फीमेल में नहीं होगा, या फिर फीमेल में होगा मेल में नहीं होगा? ऐसा पार्शियलिटी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये चूंकि रिसेसिव कैरेक्टर है, चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, बोथ आर रिसेसिव कैरेक्टर्स, यानी अगर दोनों के दोनों सी हो जाएंगे तो फीमेल में तो दिखना ही है, जबकि मेल में अगर एक पे भी एक सी है, अगर मान लो मैंने कहा यहां पे एक सी है, तो मेल बेचारा कलर ब्लाइंड हो जाएगा। यहां दोनों होना जरूरी है। अगर मैंने कहा यहां पे इन नॉर्मल है, यहां पे सी है, एक पे नॉर्मल जीन है एक्स एन, दूसरे पे एक सी है, तो ये तो क्या है, दिस इज रिसेसिव, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, ये डोमिनेंट है, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। जबकि यहां पे कलर ब्लाइंडनेस होगा, जबकि मेल बेचारा है। क्यों बेचारा है? यहां एक पे ही है, रिसेसिव कंडीशन में है, एक्सी, एक्सन डोमिनेंट है, ये तो रिसेसिव है, फिर भी इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि यहां तो दूसरा कोई है ही नहीं। अगर क्लास में एक ही बच्चा हो, पढ़ने में अच्छा नहीं हो, यानी रिसेसिव जीन की तरह हो, फिर भी टॉप कर जाएगा ना वो। तो वही चीज यहां पे भी है। जब यहां पे कोई दूसरा है ही नहीं, तो रिसेसिव होने के बाद भी क्या होगा, वो अपना असर दिखाएगा। यानी मेल्स में तो कलर ब्लाइंडनेस होगा अगर यहां पे एक सी एक पे भी है तो, और यहां पे तो दोनों पे होना जरूरी है। स्वर्ण डी पूछ रहा है सर हेमिजाइगस क्या जीन जेनेटिक डिसऑर्डर और म्यूटेशन में भी ही बस पाया जाएगा? बेटा हेमिजाइगस कंडीशन कोई म्यूटेशन नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है। हेमिजाइगस कंडीशन कोई म्यूटेशन नहीं है। मैंने कहा कि अगर कोई जीन है जो एक्स पे है वाई पे नहीं है, कोई सा भी जीन हो सकता है वो, तो वो क्या कहलाएगा, हेमिजाइगस कंडीशन में कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये दोनों रिसेसिव थे। डोमिनेंट भी होता है कोई, जिसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी वो चीज नहीं पढ़, अपना मुझे समझाना था अभी सिर्फ हेमिजाइगस क्या होता है। तो एक पे है एक पे नहीं है, तो वो हेमिजाइगस है। तो ऐसा कब होगा कि एक पे नहीं है? जब एक्स वाई होगा, क्योंकि वाई छोटा होगा, एक्स बड़ा होता है, तो ऐसे जीन्स होते हैं एक्स पे जो कि वाई पे नहीं मिलेंगे। तो हेमिजाइगस कंडीशन सिर्फ कहां मिलेगा आपको? मेल में। क्या फीमेल में हेमिजाइगस कंडीशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चाहे तो होमोजाइगस मिलेगा या हेटेरोजाइगस मिलेगा, हेमिजाइगस तो सिर्फ और सिर्फ मेल में ही मिलता है। तुलसिका पूछ रही है कि, चलो ऊपर चला गया, सोनदीप है सर मेल्स तब बोथ वाई एंड एक्स लिंक डिसऑर्डर्स के रिसेसिव कैरियर नहीं हो सकते? तुम कहां से कैरियर टर्म ला दिए बेटा? अभी क्या है, अभी आप मत जाओ, बिल्कुल डिटेल में मत जाओ। अभी सिर्फ हेमिजाइगस जो मैं समझा रहा हूं, सिंपल सा मतलब था। हेमी मतलब आधे पे है आधे पे नहीं है। होमोजाइगस मतलब दोनों पे है, एक जैसा ही है। हेटेरो मतलब दोनों पे है लेकिन दोनों पे अलग अलग है। जैसे यहां पे दिख रहा है एक्स कैपिटल ए कैपिटल है, दोनों पे एक ही है, तो होमोजाइगस हो गया। यहां कैपिटल है और इस पे स्मॉल है, तो हेटेरो हो गया। यहां पे है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? हेमिजाइगस है। दिस वाज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स जितना आपने बना दिया। ठीक बात है। मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूं, ज्यादा समझाता हूं, थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेता हूं कि आपको ज्यादा समझ में आए, लेकिन लगता है वो उल्टा पड़ जा रहा है ना। जो मेन चीज बेटा उस पर ध्यान दीजिए। जब मैं एक सामने से कह देता हूं कि इसे हम लोग एज डिजीज आगे बात करने वाले हैं, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस पे फोकस मत कीजिए। अभी आप फोकस बनाए रखिए हेमिजाइगस पे ही, जिसका मतलब होता है आधे पे है आधे पे नहीं है। ऐसा कब होगा? जब XY क्रोमोसोम होगा, यानी मेल की बात कर रहे हैं आप। फीमेल में तो कभी भी XY होता ही नहीं है। अर्पित, why only
सनलाइट, पता नहीं क्या, अभी तुम मेलानिन पे ही लगे हुए हो बेटा। हाँ, अब इसका मतलब यह है कि तुम यहां पे भी समझ नहीं रहे हो, अभी तुम मेलानिन पे ही लगे हुए हो। जो आपका डाउट है मेलानिन वाला अलग से पूछ सकते हैं ना आप। अभी मैं कितना आगे बढ़ चुका हूं मेलानिन से, अभी आप मैं समझा रहा हूं हेमिजाइगस पिछले 20 मिनट से, अभी तुम मेलानिन पे ही लगे हुए हो, है ना। ये पीएचडी मत करने बैठे हो, ऐसे दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसका मतलब ये है कि ना आपने ये सुना, ना आपने ये सुना, ना आपने ये सुना, ये भी नहीं समझोगे फिर तो मेलानिन के चक्कर में। अरे पीएचडी मत करो, जब समय आएगा हम लोग अलग से बात करेंगे अबाउट स्किन पिगमेंटेशन, खूब पूछना ना। अभी जो बेटा मैं कह रहा हूं सिर्फ उस पर ही ध्यान दीजिए, अदरवाइज ऐसे भटकेंगे तो काम की चीजें पीछे रह जाएंगी और बेकार में आप खूब इधर उधर रिसर्च करते रह जाएंगे, है ना। निट में आप बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रहिए, टारगेट पढ़ाई करना है, बहुत आपको डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस बनाए रखिए। बहुत पीएचडी करना हो तो अलग से मेरे से मिलना, खूब डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन वो जरूरत नीट के लिए नहीं है। इसलिए अभी तो समय खराब मत करो, ना अपना, ना मेरा और ना बाकी लोगों का। चलिए, तो ये था अबाउट होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड हेमिजाइगस कंडीशन। अगर अभी इन तीनों टर्म में कुछ दिक्कत है तो आप बिल्कुल बिंदास पूछिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का। अगर आपको इन तीनों को समझने में कोई डाउट है, नॉट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट कि क्या होता है कोलैबोरेशंस, क्या होता है हेमोफीलिया, अगर आपको इन चीजों में समझने में कोई तकलीफ है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं और आंसर करने को तैयार हूं। अदरवाइज आगे बढ़ूंगा। मैं वेट करता हूं 2 मिनट, फटाफट कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो, रुपेश समझ गया, अमन को भी कोई दिक्कत नहीं है। सर हेट्रोजाइगस कंडीशन कब मिलेगा? ये तो बेटा जब भी किसी भी क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ, डायग्राम देखो आप, जैसे मैंने यहां पे दोनों रखा हुआ है एक्स क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी जो जीन यहां पे है वही जीन यहां भी होगा। यस यस। अब अगर मैं कह रहा हूं कि जो जीन यहां पे है वही जीन यहां पे होगा, इसका मतलब होमोलोगस कह रहा हूं, तो जीन वही होगा, लेकिन उसके फॉर्म तो बदल सकते हैं ना, कि यहां पे कैपिटल है तो यहां पे स्मॉल ए हो, ये ए से भी नहीं हो सकता यहां पे, लेकिन स्मॉल ए तो हो सकता है ना। यहां मैंने कहा मान लो कि कैपिटल बी है, तो यहां पे स्मॉल बी हो सकता है ना, कैपिटल बी भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल बी भी हो सकता है ना। सी हो जाएगा क्या अपने आप? नहीं होगा ना, क्योंकि जीन के तो एक ही जीन के 2 फॉर्म मिलते हैं यहां पे, तो यहां बी है तो यहां पे सी कभी नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही है आपको? तो अगर ये दोनों के दोनों एक ही जीन के जो 2 फॉर्म्स हैं नॉन आइडेंटिकल हो गए, जैसे ए या फिर बी यहां दिख रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका मतलब क्या है? ये ए और बी अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में है इस डायग्राम में। ठीक बात है, इस डायग्राम में ए और बी जीन अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। जिस किसी इंडिविजुअल के बारे में बोल रहा हूं वहां ए और बी जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। आस्था पूछ रही है हेट्रोजाइगस कंडीशन हमेशा फीमेल्स में ही होगा? अरे ऐसा क्यों होगा बेटा? ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा जरा देखो, ये मेल है ना, मेल है क्योंकि XY क्रोमोसोम है। मैंने कहा X पे जो जीन्स हैं Y पे हैं, लेकिन कुछ जीन्स हैं X के जो Y पे नहीं है क्योंकि Y छोटा है। जरा देखो, यहां से यहां तक तो मिल रहा है ना, यानी यहां जो जीन होगा वो तो यहां भी होगा ना, तो मेल में तो बिल्कुल मिल सकता है। यहां अगर कोई जीन है, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कहा कैपिटल X है, तो यहां भी कैपिटल X होगा, या फिर हो सकता है स्मॉल x हो। तो अगर यहां पे दोनों में कैपिटल X हो तो मेल में दिख रहा है होमोजाइगस कंडीशन X जीन का। वैसे यहां पे अगर स्मॉल x हो तो दिख रहा है इस मेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिख रहा है X जीन। तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस तो मेल फीमेल किसी में भी मिल सकता है, लेकिन हेमिजाइगस सिर्फ कहां मिलेगा? मेल में मिलेगा। लिंक्ड जीन का मतलब क्या है? लिंक्ड जीन का मतलब बेटा अगर आप कभी लिंकेज पढ़ ली हो तो उससे मतलब नहीं है। लिंक्ड का मतलब क्या है? अगर आप कहते हैं कि कोई जीन ऑटोसोम लिंक्ड है, इसका मतलब क्या है? ऑटोसोम पे है वो। अगर मैं कहता हूं कोई जीन X लिंक्ड है, इसका मतलब X क्रोमोसोम पे है वो। अगर मैं कहता हूं कोई जीन Y लिंक्ड है, मतलब वो Y पे है वो। सिंपल है। हेमिजाइगस एक बार फिर से शॉर्ट में डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, मैंने कहा हेमिजाइगस का मतलब है कि एक क्रोमोसोम पे है दूसरे पे नहीं है।
अब ये तो अनयूजुअल है, क्योंकि आप कहते हैं कि अगर दो क्रोमोसोम होमोलोगस है, इसका मतलब जो जीन इस पे होगा वो जीन यहां पे भी होगा। लेकिन मेल्स में जो XY क्रोमोसोम मिलता है उसमें Y छोटा होता है, इसलिए कुछ जीन्स होते हैं X पे जो कि Y पे नहीं होते हैं। तो वैसे जीन मेल्स में जो सिर्फ X क्रोमोसोम पे है, Y पे होता ही नहीं है, उसे कहते हैं आप हेमीजाइगस। यहां पे अगर होगा तब ना कहेंगे कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। यहां पे होता तो देखते आपकी वही वाला एलील है जो यहां पे है कि नहीं। अगर वही वाला होता कहते आप कहते होमोजाइगस है। अगर यहां पे कोई दूसरा होता, स्मॉल सी होता, तो कहते आप ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है सी। लेकिन यहां पे तो है ही नहीं कोई, यहां तो क्रोमोसोम ही नहीं यहां से यहां तक के स्ट्रेच में, यानी सी का कोई कॉपी यहां पे है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, सी जो है ये अपने आप में हेमीजाइगस कंडीशन में मिलता है मेल में। साक्षी कह रही है सर क्या मेल में ओनली हेमीजाइगस कंडीशन पॉसिबल है? बिल्कुल, सिर्फ मेल में ही पॉसिबल है, सिर्फ मेल में ही पॉसिबल है, वो भी XY पे ही पॉसिबल है, और कोई दूसरा एग्जांपल नहीं है। श्रुति कह रही है सर हीमोफीलिया रिपीट कर दीजिए। हीमोफीलिया बस अभी इतना ध्यान रखिए, हीमोफीलिया एक ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिले हो जाता है। यानी हम लोगों में एक्स क्रोमोसोम पे अगर डोमिनेंट जीन है, मैंने कहा XN, तो ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल हो रहा होता है। लेकिन अगर म्यूटेट होकर XH बन गया तो फिर ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो जीन है वो कहां है, एक्स लिंक्ड है, यानी वो एक्स क्रोमोसोम के उस जगह पे है जहां पे जो कि Y का नॉन होमोलोगस पार्ट है। देखिए आप यहां से यहां तक का पार्ट मेरे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये यहां से यहां तक का पार्ट आप कहेंगे दिस इज होमोलोगस रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। ये Y क्रोमोसोम ये रहा, ये X है, X का ये होमोलोगस रीजन है, क्योंकि जो यहां जीन होगा वो यहां भी होगा, ये होमोलोगस है। लेकिन ये और ये कैसे हैं, नॉन होमोलोगस है, क्योंकि यहां तो क्रोमोसोम है, यहां नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी जीन यहां पे होगा वो तो यहां पे होगा ही नहीं, तो आप उसे कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, और ये एक्स लिंक्ड है, यानी ये एक्स क्रोमोसोम के उस जगह पे है जो कि वाई के नॉन होमोलोगस है, यानी यहां से यहां के स्ट्रेच में या फिर यहां से यहां के स्ट्रेच में मिलेगा। चलिए बहुत टाइम ले लिया, बहुत समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप बेटा थोड़ा अटेंटिव रहिए, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, समझ में आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल पूछते रहिए, थोड़ा मैं स्पीड अब बढ़ाऊंगा। आयुष पूछ रहा है सर तो वाई लिंक्ड जीन ऑलवेज एक्स लिंक्ड, क्या बोल रहे हो सर, तो वाई लिंक्ड जीन ऑलवेज एक्स लिंक्ड? क्वेश्चन क्लियर नहीं है आयुष। तो ये था हेमीजाइगस कंडीशन जो मेल में मिलता है, और ये वैसे जीन्स हैं जो कि नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स पे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बात करेंगे हम लोग अबाउट कुछ और टर्म्स जैसे कि जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये जीनोटाइप क्या है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं टॉल हूं। जब आप कहते हैं कि हाइट एक कैरेक्टर है तो उसके डिटेक्टेबल वेरिएंट्स क्या होते हैं, टॉल या फिर ड्वार्फ होना। टॉल क्या है, डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं टॉल हूं तो मैं कैपिटल टी मेरा जीनोटाइप हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं टॉल हूं तो कैपिटल टी तो होगा ना एक, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट, कैपिटल टी होगा तभी मैं टॉल हो पाऊंगा। तो यहां अगर मैं कहता हूं कि मेरा हाइट जो है वो टॉल है, यानी मैं टॉल हूं, तो ये मेरा फिनोटाइप है। जो फिजिकल अपीयरेंस होता है किसी कैरेक्टर का
जो दिखता है आपको, जो बाहर से दिखता है आपको, वो क्या है? उसका फिनोटाइप। और उस फिजिकल अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जेनेटिक मेकअप है वो कहलाता है जीनोटाइप। यानी मेरा टॉल होना मेरा फिनोटाइप है, लेकिन कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में से कोई एक हूंगा मैं तो ये मेरा जीनोटाइप है, ये या फिर ये मेरा जीनोटाइप है, जबकि ये मेरा फिनोटाइप है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक मेकअप है, तो होता है किसी इंडिविजुअल का, जबकि फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। रुपेश कह रहा है सर जीनोटाइप फिनोटाइप को अच्छे से डिस्कस कर दीजिए, बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। चलिए एक बार फिर से समझाता हूं। मैंने कहा है कि फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। प्लांट टॉल है, ड्वार्फ है, ये उसका फिनोटाइप है। फ्लावर का कलर पर्पल है कि व्हाइट है, वो उसका फिनोटाइप है। जो फ्लावर है वो इन्फ्लेटेड है यानी फुला हुआ है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है, वो उसका फिनोटाइप है। सीड राउंड है कि रिंकल्ड है, वो उसका फिनोटाइप है। जो दिखता है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, कोई फेयर है कि डार्क है, ये फिनोटाइप है। किसी का बाल काला है, भूरा है, वो फिनोटाइप है। किसी की आंखें भूरी हैं या ब्लूइश हैं, ये उसका फिनोटाइप है। किसी का ईयरलोब फ्री है कि फ्यूज्ड है, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। अब चूंकि आप जानते हैं हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई जीन होता है, ऐसा ही है ना? यानी ईयरलोब हो, चाहे हेयर का कलर हो या फिर हाइट हो, सबके लिए कोई ना कोई जीन होगा ना। और जीन के कितने कॉपी मिलते हैं? 2 कॉपी मिलते हैं। तो ये दोनों कॉपी कैसे हैं? दोनों अपने डोमिनेंट फॉर्म में है कि दोनों अपने रिसेसिव फॉर्म में है, या फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है? ये जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है वो है जीनोटाइप, और जो दिखता है वो है फिनोटाइप। रुपेश क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं आगे जीनोम पे। जीनोम क्या है? तो डेफिनेशन इज सम टोटल ऑफ जीन्स, या फिर कह सकते हैं दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम व्हिच इज इनहेरिटेड एज एन यूनिट थ्रू गैमेट। जैसे आपने कहा कि ह्यूमंस के लिए 2n इज इक्वल टू 46 यानी n इक्वल्स टू 23। अब चूंकि अपने को पता है कि जो जीन क्रोमोसोम नंबर 1 के एक कॉपी पे होगा, वही जीन क्रोमोसोम नंबर 1 के दूसरे कॉपी पे भी होगा, क्योंकि होमोलोगस का मतलब ही क्या होता है? 2 ऐसे क्रोमोसोम जिसपे सेम सेट ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट। यानी अगर मैंने कहा कि ये है क्रोमोसोम नंबर 4 और ये भी है क्रोमोसोम नंबर 4, इसका मतलब क्या है? जो जीन यहां पे है वही जीन यहां पे भी होंगे। तो मैं कह रहा हूं जीनोम मतलब क्या है? किसी भी इंडिविजुअल में मिलने वाले जितने भी जीन्स हैं सबका समेशन इज नोन एज जीनोम। या फिर एक और क्या कह सकते हैं आप? दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये रहा सेट ऑफ हैप्लॉइड। एक सेट में कितना है? 23। ऐसा एक और सेट होता है हम लोगों में। तो ये हैप्लॉइड सेट है और ये डिप्लॉइड सेट है। तो मैंने कहा है कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, this is complete set of haploid chromosome which is having one copy of chromosome number 1 2 3 4 5 6 से लेके 23 तक। This complete set of haploid chromosome which is inherited as an unit through gamete। ये अगर अपन डिप्लॉयड हैं तो उसमें से एक सेट कहां से आया है? फादर साइड से, यानी पैटर्नल है वो, और एक सेट कहां से आया है? मदर साइड से, यानी मैटरनल है वो। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जीनोम को कि दिस इज सम टोटल ऑफ जीन्स, या फिर कह सकते हैं दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स व्हिच इज इनहेरिटेड एज एन यूनिट थ्रू गैमेट। तो ये जीनोम हुआ। पूछ रहा है ध्रुव फिनोटाइप को जीनोटाइप कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो ध्रुव। साक्षी कह रही है सर इज फिनोटाइप और रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जीनोटाइप ही डिसाइड करता है फिनोटाइप क्या होगा। इट्स जीनोटाइप विच डिसाइड्स
फिनोटाइप ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर मैं टॉल हूं तो कोई जीन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे लिए, मुझे टॉल करने के लिए। तो अल्टीमेटली हर फिजिकल अपीयरेंस के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब वो जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है उसे कहते हैं आप जीनोटाइप। सही समझ रहे हैं आप लोग? सही समझ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, दैट इज बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को जरा समझते हैं। मैं एक स्लाइड पीछे जा रहा हूं जो कि ब्लैंक रखा है मैंने, ये आपके लिए ही ब्लैंक रखा है, कुछ समझाना होगा मुझे। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल है कैपिटल टी, इसका मैंने क्रॉस किया है स्मॉल टी के साथ। अब जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से समझ में आता ही होगा कि कैपिटल टी मतलब क्या? टॉल। और इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ड्वार्फ, अगर टी यहां पे हाइट के लिए है तो। अब अगर मैंने इन दोनों को क्रॉस करा है तो इसका गैमेट क्या होगा? कैपिटल टी। इसका गैमेट क्या होगा? स्मॉल टी। हालांकि अभी हम लोग समझेंगे कैसे गैमेट बनाते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तो समझ में आता होगा आपको कि कैपिटल टी अगर जीनोटाइप है तो गैमेट कैपिटल टी होगा, यहां से स्मॉल टी होगा। यानी यहां से कैपिटल टी आया और यहां से स्मॉल टी आया, ये है इंडिविजुअल। अब ये कैपिटल टी था तो ये टॉल हुआ, और ये भी कैसा है? टॉल ही है, क्योंकि यहां भी आपको दिख रहा है कैपिटल टी है। अगर आपको अभी कंफ्यूजन होता है या फिर आपको जानकारी नहीं है कि डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है, तो मैं समझा देता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं ये तो आपको पता होगा। पहले समझ लेते हैं क्या होता है डोमिनेंट जीन और क्या होता है रिसेसिव जीन। अब किसी भी जीन को आप डोमिनेंट तब कहते हैं जब वो नॉन आइडेंटिकल एलील के प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर लेता है। जैसे मैंने कहा कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं? ऑब्वियसली नहीं। अब मुझे यहां पता करना है कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से वो जीन जो किसी दूसरे के प्रेजेंस के बावजूद एक्सप्रेस कर ले रहा है। जैसे देखो यहां स्मॉल टी मतलब रिसेसिव, ये हमने समझा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि स्मॉल लेटर का मतलब क्या होता है? रिसेसिव होता है, और कैपिटल का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट। अब डोमिनेंट मतलब क्या है? तो मैंने समझाया है कि यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी में देखने का है कि कौन डोमिनेंट जीन है। तो कैसे पहचानेंगे आप कि वो इन दोनों में से वो जीन जो दूसरे नॉन आइडेंटिकल एलील के प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर लेता हो। जैसे अगर मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये कैसा है? टॉल की ड्वार्फ? ऑब्वियसली टॉल है, इतना जानकारी है आपको। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। अब यहां देख रहे होंगे आप कि स्मॉल टी जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर ड्वार्फनेस, वो कैपिटल टी के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल तो कैसा है? टॉल। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल टी एक्सप्रेस कर ले रहा है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यानी यहां पे स्मॉल टी किसी के चलते एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो रिसेसिव जीन कहलाता है, और जो एक्सप्रेस कर लेता है उसे कहते हैं आप डोमिनेंट। फिर से मैंने कहा है कि वैसा कोई जीन जो नॉन आइडेंटिकल एलील के होने के बाद भी एक्सप्रेस कर लेता है, जैसे कि यहां कैपिटल टी स्मॉल टी के होने के बावजूद भी एक्सप्रेशन कर रहा है, तभी तो ये टॉल हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है। तो रिसेसिव क्या होता है? वैसा जीन जो सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सके जब दूसरा वाला एलील आइडेंटिकल टाइप का हो। जैसे स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हमेशा तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब दूसरा वाला भी स्मॉल टी ही है। आप कहेंगे सर कैपिटल टी भी तो ऐसा ही होगा कि कैपिटल टी है तो यहां टॉल हुआ। तो जरा देखो मैंने क्या कहा? डोमिनेंट वो है जो किसी नॉन आइडेंटिकल के होने के बावजूद भी एक्सप्रेस कर ले।
यहां तो एक ही जैसा है, एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, लेकिन अलग होगा तो भी एक्सप्रेस कर ले, वो क्या है? डोमिनेंट जीन है। और वो जो सिर्फ अपने जैसा एलील के प्रेजेंस में ही एक्सप्रेस कर सके, वो जीन जो अपने जैसा एलील के प्रेजेंस में ही सिर्फ एक्सप्रेशन कर सके, वो क्या है? रिसेसिव है। ये रिसेसिव जीन है और ये डोमिनेंट जीन है। बात समझ में आ रही है आपको? तो डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन क्या है यह समझ में आ गया होगा। डोमिनेंट जीन वो होता है जो एक्सप्रेस कर लेता है किसी नॉन आइडेंटिकल के प्रेजेंस में भी, और रिसेसिव वो होता है जो नॉन आइडेंटिकल के प्रेजेंस में एक्सप्रेशन ना कर सके या फिर सिर्फ अपने होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सके, तो वो रिसेसिव जीन्स कहलाते हैं। अब यहां आइए वापस, तो मैं बता रहा था अबाउट बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस को मैं साइड में लिख रहा हूं। ये तो आपने समझा है अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। जरा इधर देखते हैं, यहां मैंने लिखा है कैपिटल टी मतलब ये कैसा होगा? टॉल, और इसका क्रॉस कर रहा हूं मैं स्मॉल टी के साथ, मतलब ये कैसा हुआ? ड्वार्फ। तो इसका क्रॉस करने के बाद इसका गैमेट कैसा होगा? कैपिटल टी, यहां से कैसा होगा? स्मॉल टी। ठीक बात है। अब ये पेरेंटल जनरेशन कहलाता है पी, और ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाता है, पहला जनरेशन, फर्स्ट फिलियल। इफ स्टैंड्स फॉर फिलियल यानी ऑफस्प्रिंग, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और ये पेरेंटल जनरेशन है। अब अगर मैं इस F1 इंडिविजुअल का, अगर इस F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करा रहे हैं इन दोनों में से किसी एक पेरेंट से, क्रॉस ऑफ दिस F1 हाइब्रिड विथ आइदर ऑफ पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस। क्या कहते हैं आप उसे? बैक क्रॉस। बैक, इसका क्रॉस फिर से वापस पेरेंट के साथ करा रहे हैं। पास में आ रही है? तो ये हुआ बैक क्रॉस। एक बार फिर से, बैक क्रॉस इज क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल, F1 हाइब्रिड विथ आइदर ऑफ पेरेंट्स। इसके साथ करें तो भी बैक क्रॉस, इसके साथ करें तो भी बैक क्रॉस। अब ये जो बैक क्रॉस है ये दो तरह का होता है। एक कहलाता है टेस्ट क्रॉस और एक कहलाता है आउट क्रॉस। अब ये क्या है? तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अगर इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस हम लोग इस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है, और अगर हम लोग इसका क्रॉस इस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करते हैं तो ये कहलाता है आउट क्रॉस। अब इसका नाम टेस्ट, इसका नाम आउट क्यों है ये हम लोग अभी छोड़ देंगे, बाद में समझ में आएगा, अपने आप आ जाएगा आपको। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि डेफिनेशन क्या है बैक क्रॉस का, डेफिनेशन क्या है टेस्ट क्रॉस का, डेफिनेशन क्या है आउट क्रॉस का। यानी आप कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस प्लस आउट क्रॉस, ये दोनों को मिला के आप क्या कहते हैं? यही है बैक क्रॉस, यही है बैक क्रॉस। ठीक बात है। तो ये तीन टर्म था, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रियांशु सर क्रॉसिंग कैसे कराया जाता है? अरे क्रॉसिंग कैसे कराया जाता है, ठीक है। कोमल पूछ रही है कि इज ब्लैक कलर ऑफ हेयर ड्यू टू डोमिनेंट जीन? ब्लैक कलर बालों का क्यों है बेटा? दिस इज बिकॉज ऑफ मेलानिन, और मेलानिन के मैंने आपको समझा दिया है, जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन्स होते हैं उतना ही ज्यादा मेलानिन का सिंथेसिस होता है। ये थोड़ा मैंने समझाया है, थोड़ा आपको और आगे समझ में आएगा। तो ये था बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। रुपेश कुमार सर ये सब तो डिटेल में बताना है ना? किसको डिटेल में बताना है? कितना डिटेल बताना है बेटा? आपसे ज्यादा मुझे पता है, उसकी चिंता मत करो कि कौन सा चीज डिटेल में बताना है। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। जितना डिटेल में जाना है आई विल गो इनटू दैट। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप याद रखिए जो मैं बता रहा हूं, है ना? कितना डेप्थ में जाना है आपसे बेहतर मुझे पता है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो ये था डेफिनेशन ऑफ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड
टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस। अभी के लिए डेफिनेशन मैंने बोला ही है, आगे हम लोग इन क्रॉसेस को करने वाले हैं और क्लियर होगा। अभी हमारा हेडिंग ही क्या था, टर्म्स एंड डेफिनेशंस। अभी सिर्फ हम लोग डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, ये सब कैसे करेंगे ये सब बाद की बात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहां जो लिखा है मैंने, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो कि मैंने इग्नोर किया है, क्योंकि आगे अपने आप वो सब कुछ आएगा। अब आते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन पे, कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और ये सब आपको ढंग से समझना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब मैंने कहा कि किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल टी तो आपने कहा सर गैमेट विल बी कैपिटल टी। मैंने कहा कि कोई इंडिविजुअल का जीनोटाइप स्मॉल टी है, तो आपने कहा सर गैमेट विल बी स्मॉल टी। अब कोई ऑर्गेनिज्म अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमेट कैसे बनाएंगे, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। स्वाति कह रही है सर पेरेंट जनरेशन हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। जब हम लोग बात करेंगे अबाउट मेंडलिज्म तो वहां देखोगे आप कि जितना भी क्रॉस था मेंडल का किया हुआ, उन सब में पेरेंट्स वर होमोजाइगस। ठीक बात है, मेंडल ने जो क्रॉस किया उन सब में पेरेंट को कैसा रखा था, उन्होंने प्योर रखा था, यानी होमोजाइगस रखा था। इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं, जब भी क्रॉस करते हैं तो जब तक कुछ सामने से बोला नहीं जाए, आप हमेशा पेरेंट्स को कैसा रखते हैं, होमोजाइगस लेके ही चलते हैं। तो ये तरीका है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई क्रॉस करना हो, पेरेंट के बारे में नहीं लिखा हो क्लियर कि कैसा है, तो आप लेके चलेंगे। लिखा है टॉल का क्रॉस करना है ड्वार्फ के साथ, तो टॉल तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है ना, लेकिन आप क्या लेंगे बाय डिफॉल्ट, कैपिटल टी लेंगे, यानी हमेशा आप होमोजाइगस पेरेंट रखते हैं। एक ट्रेंड है, जब तक ना बोला जाए तभी यही ऐसे ही किया जाता है। चलिए तो आगे बात करते हैं कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मैंने कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमेट कैसे बनाओगे ये अपने को समझना है। अब फिर से यहां पे सेल डिवीजन कंसेप्ट आएगा, जिनको थोड़ा बहुत ही सही, धुंधला ही सही अगर याद है सेल डिवीजन तो बड़े आराम समझ में आएगा। बाकी लोगों को थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है। अब अगर मैंने कहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस कॉपी है जिसपे टी जीन है, यानी यहां अगर एक में मैंने कहा कैपिटल टी है तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, स्मॉल टी। अगर ऐसा कंडीशन होगा तभी ना कहूंगा कि ऐसा जीनोटाइप है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंडीशन हुआ उस ऑर्गेनिज्म का। अब जब सेल डिवीजन होता है तो आपको याद होगा, यानी जब मियोसिस होता है तो आपको याद होगा कि डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर, पहले इंटरफेज आता है जिसमें पहले G1 फिर S फिर G2 आता है, फिर शुरू होता है मियोसिस 1 जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, देन साइटोकाइनेसिस 1 आ रहा था, फिर आता था इंटरकाइनेसिस और फिर मियोसिस 2 जो कि एग्जैक्टली माइटोसिस था। तो ये सीक्वेंस था। अब हम लोग समझते हैं कि क्या चेंज आता है क्रोमोसोम में ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन। अब अगर मैंने कहा कि G1 स्टेज में ऐसा क्रोमोसोम था तो आपको पता है S में होता है डीएनए का डुप्लीकेशन। एनसीईआरटी का लाइन था जो आपने भी गौर किया होगा कि इस फेज में डीएनए का अमाउंट गेट्स डबल्ड, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। यानी अगर इस फेज के बाद G2 की बात कर रहे हैं आप, तो यही जो दो क्रोमोसोम हैं कैसे हो गए होंगे, तो वो दोनों ऐसे हो गए होंगे। यानी ये जो क्रोमोसोम था जिसमें एक क्रोमेटिड था, एक से क्या हो गया, दो हो गए। यानी एक तो पहले से था ही, एक नया बना है। हमने समझा था कि क्रोमेटिड करस्पॉन्ड्स टू डीएनए, तो ये एक डीएनए कॉपी है, एक डीएनए कॉपी है। इस फेज में हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन, तो एक और क्रोमेटिड बन गया, एक और क्रोमेटिड बन गया। तो ऐसा दिख रहा होगा ड्यूरिंग G2। अब यहां अगर मैंने कहा कैपिटल टी, तो ऑब्वियसली ये भी क्या था, कैपिटल टी, क्योंकि रेप्लिकेशन होगा तो नहीं कुछ बदल जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट कर रहे हैं आप,
फोटोकॉपी हो रहा है, यानी यहां पे कैपिटल टी था, दूसरे वाला भी क्या होगा, कैपिटल टी। यहां पे क्या था, स्मॉल टी, तो यहां भी क्या होगा, स्मॉल टी। क्लियर है। अब जब मियोसिस 1 का एनाफेज आएगा, जरा देखो आप, सीक्वेंस में ले रहा हूं, ये G1 का है, ये G2 का है। अब जब ये मियोसिस 1 का एनाफेज आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप याद करेंगे एनाफेज 1, तो एनाफेज 1 के टाइम पे जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यानी ये क्रोमोसोम अलग गया एक सेल में और ये वाला अलग हो गया दूसरे सेल में। ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। ठीक बात है। ये मियोसिस 1 का जो एनाफेज है उस टाइम पे ये मूव किया इस पोल पे और ये मूव किया इस पोल पे, यानी अल्टीमेटली जो दो सेल्स मिलेंगे उसमें एक में जाएगा कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम, एक में जाएगा स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम। ऐसा ही है जब ये अगली बार एनाफेज 2 आएगा तो एक, अभी क्या दिख रहा है, एक सेल में ये दोनों क्रोमोसोम पड़े हुए थे, लेकिन जब एनाफेज 1 के बाद अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस 1 हो जाएगा तो उसमें इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम एक सेल के अंदर रहेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट। ये तो अलग हो गया, ये तो अलग सेल में चला गया, ये अलग सेल में चल गया, दो सेल बन गया। एक सेल में कैपिटल टी वाला ये वाला क्रोमोसोम है और एक सेल में स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम है। जैसे अगर आपको याद नहीं आ रहा हो, अगर मैंने कहा कि ये डिप्लॉयड सेल है, करा रहा हूं मियोसिस, तो पहले क्या आता था, मियोसिस 1, उसमें क्या हुआ था, इससे दो सेल्स बन गए थे, दोनों कैसे थे, हेप्लॉयड हेप्लॉयड। इसमें फिर से हुआ था डिवीजन, इससे क्या बना था, दो सेल जो हेप्लॉयड है, इससे क्या बना, दो सेल जो हेप्लॉयड है। ये क्या था, दिस वाज मियोसिस 2, जो कि एग्जैक्टली क्या था, माइटोसिस। पुरानी बात है, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आप चीजों को कोरिलेट कर सकें, अदरवाइज ये सब कुछ 11th का है। तो अल्टीमेटली ये दोनों मिला के आप कहते हैं यहां से यहां तक मियोसिस हुआ, लेकिन दो स्टेप में हुआ मियोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में से एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन कौन है, मियोसिस 1 है कि मियोसिस 2 है, मियोसिस 1 है। क्यों, यहां देखो 2n से n हो गया, यानी यहां हुआ रिडक्शन, दो सेट में से एक सेट हो गया। और यहां तो क्या दिख रहा है, ये तो इक्वेशनल है, n था मदर सेल, ये भी कैसे है, n ही है, ये तो माइटोसिस हुआ। ठीक बात है। तो मियोसिस 1 इज एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज एक्चुअली इक्वेशनल डिवीजन, यानी माइटोटिक डिवीजन हुआ करता है। तो ये पुरानी बात थी, यानी इसी को हम लोग यहां पे लाके देख रहे हैं। तो जब ये एनाफेज, ये था एनाफेज 1 की बात, तो एनाफेज 1 में ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। जब सेल डिवाइड किया तो एक सेल में ये वाला क्रोमोसोम गया और एक सेल में ये वाला क्रोमोसोम गया। चलिए, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं बीच में साइटोकाइनेसिस भी ला रहा हूं। चलिए, ये बीच में लाया मैं साइटोकाइनेसिस 1, यानी दो सेल बन के तैयार है, ये और ये। इसमें जो क्रोमोसोम गया है वो कैपिटल टी वाला है और यहां जो गया है वो स्मॉल टी वाला है। अब जब अगली बार इसका मियोसिस 2 आएगा, यानी एनाफेज 2 जब बात करेंगे आप, तो एनाफेज 2 में क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम, ये जो एक क्रोमोसोम का जो दो क्रोमेटिड था, ये दोनों अलग अलग हो गया। वैसे ही इसका भी दोनों अलग अलग हो गया, कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम ये रहा और ये दोनों अलग अलग हो गए क्रोमेटिड्स। जब ये अल्टीमेटली पहुंचेगा साइटोकाइनेसिस में तो आपको 4 सेल्स मिलेंगे। इस सेल में कैपिटल टी, इस सेल में कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी। तो गैमेट कितना मिला आपको, दो तरह का, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। बात समझ में आ रही है आपको। जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। तभी तो आपको दिख रहा है कि ये जो इंडिविजुअल था वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था, डिप्लॉयड था। लेकिन जब गैमेट बन गया तो गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉयड, यानी दो में से सिर्फ एक क्रोमोसोम ही गया गैमेट में,
चूंकि ये दो जो जीन दिख रहे हैं वो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे लगे हुए होते हैं, तो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, इसीलिए गैमेट्स भी कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ये रहा गैमेट। क्या ये क्लियर है कि कैसे हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप से कैसे बनाया मैंने गैमेट? क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है तो ही मैं दो जीन लेके समझाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ क्या है, एक जीन के दो एलिल्स लेके समझाया है, अभी मुझे दो अलग अलग जीन लेके समझाना है, लेकिन तब समझाऊंगा जब आप मुझे हरी झंडी देंगे कि हां सर ये वाला क्लियर हो गया है। डाउट है तो फिर समझाऊंगा, लेकिन मेक श्योर कि आपको समझ में आया है, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं। कितने लोग लाइव हैं, दिखेगा क्या? ठीक है, चलिए आपका डिमांड है फिर से समझाने का, एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं एकदम शॉर्ट में फटाफट। लेकिन मैंने कहा था कि इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉयड है, यानी कितने क्रोमोसोम होंगे, यानी हर क्रोमोसोम का दो कॉपी होगा, एक पे कैपिटल टी है, एक पे स्मॉल टी है, जैसा कि बताया हुआ है यहां पे। जब ये इस फेज में जाएगा तो डीएनए का होता है एप्लीकेशन, यानी इस क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था, अब एक और नया क्रोमेटिड बन गया, लेकिन चूंकि इसी का कॉपी है तो यहां कैपिटल टी था तो यहां भी कैपिटल टी ही होगा, यहां स्मॉल टी था तो रेप्लिकेशन होने के बाद जो नया क्रोमेटिड बना है वहां भी स्मॉल टी ही है। अगली बार जब एनाफेज 1 आया तो ये दोनों क्रोमोसोम जो कि आपस में होमोलोगस थे एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ये एनाफेज 1 है, एनाफेज 2 और एनाफेज 1 में यही तो अंतर था। क्या अंतर था? एनाफेज 1 के टाइम पे क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर से नहीं टूटता, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जबकि एनाफेज 2 में क्या होता है, यानी जो माइटोसिस वाला एनाफेज उसमें क्या होता है, कोई क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर से टूटता है। दिस वाज बेसिक डिफरेंस इन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। तो ये एनाफेज 1 था जिसमें ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, सेंट्रोमियर से नहीं टूटे। अल्टीमेटली जब दो सेल बना तो एक सेल में ये वाला क्रोमोसोम गया और दूसरे वाले सेल में ये वाला क्रोमोसोम गया। यहां खत्म हुआ अपना मियोसिस 1। जब मियोसिस 2 आएगा, उसका एनाफेज 2 आएगा, उसमें क्या होगा, तो ये जो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हैं अब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ये दोनों अलग अलग हुए तो स्मॉल टी वाले क्रोमोसोम से अलग हो गए, ये भी दोनों अलग अलग हुआ तो कैपिटल टी अलग हुआ। यानी अल्टीमेटली 4 सेल्स मिलते हैं, दिख तो रहा है 1 2 3 4 सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस, 4 बना है। और चारों का कैसा कॉम्बिनेशन है, तो 2 में कैपिटल टी और 2 में स्मॉल टी। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसे कॉम्प्लेक्स करते हैं, और ये डायग्राम एनसीईआरटी का लिया है मैंने जानबूझ के, क्योंकि आफ्टर ऑल बोर्ड एग्जाम भी तो देना है। अब जो कंसेप्ट है यहां, जो मैंने कंसेप्ट यूज किया था एग्जैक्टली वही यहां भी यूज होगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे हम लोग। यहां पे एक बार एक साथ दो जीन का देखेंगे कैसे यहां डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। अब यहां मान लीजिए मैंने कहा कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा कि ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं। मैंने कहा कि चलो जो इंडिविजुअल का जीनोटाइप है इस सिचुएशन में वो मैंने कह दिया है आपको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम समझ में एकदम आना चाहिए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये जीनोटाइप है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड क्योंकि एक जीन का 2 कॉपी, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड क्योंकि एक जीन का 2 कॉपी। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो बड़ा वाला क्रोमोसोम है तो ये जो येलो वाला और ये जो ऑरेंज वाले क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, ये और ये आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हैं, होमोलोगस हैं। मान लिया मैंने इस पे है
कैपिटल आर, इस पे है स्मॉल आर। ये रेड वाला और ग्रीन वाला कैसा है, आपस में छोटू सा दिख रहा है, एक साइज का दिख रहा है, मतलब बताना चाह रहा हूं होमोलोगस है। यहां माना मैंने कैपिटल वाई है, यहां माना मैंने स्मॉल वाई है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जीवन में ऐसा था, जीवन ये वाला जीवन है, लाइफ वाला जीवन नहीं। अब G2 की बात कीजिए। G2 में क्या हुआ होगा, जो यहां हुआ था। यहां क्या हुआ था, G2 के पहले एस फेज आया था, वहां पे डीएनए का डबलिंग हुआ था, यानी हर क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड बन गए थे। वही यहां भी हुआ। ये देखो मैं डायरेक्टली G2 दिखा दिया हूं, जहां पे इस क्रोमोसोम में एक और क्रोमेटिड, इसमें एक और क्रोमेटिड, यानी अभी क्या है, ये कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर है क्या, क्लियर होना चाहिए। आगे आते हैं, जब एनाफेज 1 आएगा तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ये भाई साहब इस तरफ जा रहे हैं, ये भाई साहब इस तरफ जा रहे हैं, ये भाई साहब इस तरफ, ये भाई साहब इस तरफ। क्लियर है क्या, यानी क्या दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला जो क्रोमोसोम था वो इस तरफ जा रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला इस तरफ जा रहा है। इस तरफ मतलब इस पोल पे जा रहा है। अल्टीमेटली जो 2 सेल्स बने होंगे, जो कि यहां पे नहीं दिखाया है मैंने, जब 2 सेल बने होंगे तो कैसे बना होगा 2 सेल, एक में कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक में स्मॉल आर स्मॉल वाई। लेकिन जो क्रोमोसोम गया है उसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2, जैसे कि वहां पे था। अब आएगा क्या, एनाफेज 2, जिसमें होता है क्या, क्रोमोसोम टूटता है। कैसे, सेंट्रोमियर से। तो कैसा बना, ये कैपिटल आर वाला, ये कैपिटल आर वाला अलग अलग हो गए, ये कैपिटल वाई वाला अलग हो गया, ये स्मॉल आर वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई अलग अलग हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, यानी ये जो बना गैमेट, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी आपको दिख रहा है कि अगर ये जीनोटाइप है तो गैमेट क्या क्या बना, एक बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मेरा सवाल है आपसे, सोच समझ के लेकिन जल्दी से आंसर कीजिएगा, कि मैंने समझाया कि अगर ये जीनोटाइप है तो अभी तक जितना समझाया उसके हिसाब से कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई 2 गैमेट बन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यही 2 तरह गैमेट बनेंगे कि कुछ और भी पॉसिबिलिटी है, कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या गैमेट का, ये मुझे आप बताएंगे जल्दी से। जो सबसे पहले बताएगा, जो सबसे पहले सही बताएगा उसे मैं प्राइज दूंगा। जल्दी बताइए, लेकिन सही बताइए। मीनू कह रही है यस सर। अरे यस सर से काम नहीं चलेगा रे, ऐसे तो बड़ा हमको प्राइज देना ही पड़ जाएगा। ऐसे तो बताइए क्या होगा और कॉम्बिनेशन अगर यस सर तो। कुछ लोग कह रहे हैं नो सर, कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, लेकिन कोई कह नहीं रहा है कि क्या होगा यस सर में और क्या बन सकता है ना। मतलब तो इस बात से है कि अगर यस सर तो क्या और कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, दूसरा क्या। चलिए अंशी कुछ कह रही थी लेकिन रह गया। चलिए स्वर्णदीप ने बोला है सर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कैसे बनेगा, यही थोड़ा समझना बाकी है। अब मैं इसे इरेज करने वाला हूं, चलेगा। अब मैं समझाने वाला हूं कि आपने जो बोला कि स्मॉल आर कैपिटल, चलो अभी के हिसाब से क्या दिखा है, अभी के हिसाब से दिखा है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो गैमेट क्या क्या मिला आपको अभी तक मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई और मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखना है कि आपने कहा है सर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई भी मिलेगा। जरा ये देखते हैं कैसे मिलेगा, इसी की बात करेंगे। लास्ट का 2 से 4 मिनट और लगेगा, लेकिन आई नीड योर अटेंशन। तो ये अपना जो डायग्राम था, इसमें जो मैंने छेड़छाड़ किया था इसे मैंने मिटा दिया है
और फिर मैं कुछ अब नया समझाने वाला हूं। चलिए, तो ये अपना जो जीनोटाइप है वो वैसे ही रह गया। अब लेते हैं ये कंडीशन। मैंने कहा था पहले कि ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ऐसा था पहले। लेकिन क्रोमोसोम ने कसम खाया है क्या कि हम क्रोमोसोम वाई वाला ये वाला नीचे ही रहेगा और कैपिटल वाई वाला ऊपर रहेगा? ये रिशफल भी तो हो सकता है ना कि जो नीचे क्रोमोसोम है वो कैपिटल वाई वाला हो जाए, ऊपर वाला स्मॉल वाई वाला हो जाए। यानी हो सकता है, तो करके देख लेते हैं फिर। ये मैंने मिटाया वाई को और मैंने बोला कि अब ये स्मॉल वाई है और ये कैपिटल वाई है। हो सकता है ना ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम यूज्ड टू बी रैंडम। याद कीजिए, जो कंटिन्यूअस वेरिएशन था उसका कारण मैंने क्या समझाया था? कारण समझाया था क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। वही रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले दिखा था कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम यहां पे, अब दिखा रहा हूं मैं स्मॉल वाई वाला। पनेट स्क्वायर का यूज करके शो कर सकते हैं हम लोग। पनेट स्क्वायर से बेटा गैमेट नहीं बनाते हैं, पनेट स्क्वायर से हम लोग ऑफस्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो पनेट स्क्वायर तब बना पाएंगे हम लोग जब गैमेट बनाना सीखेंगे। तो हम लोग अभी गैमेट बनाने का कंसेप्ट सीख रहे हैं, अभी गैमेट नहीं बना रहे हैं, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं वापस। यहां पे मैंने कहा इस बार कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला ऊपर है, स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला नीचे है। यानी अगली बार जब डबलिंग हुआ तो कैपिटल आर यहां पे, स्मॉल वाई यहां पे, कैपिटल आर यहां पे, स्मॉल वाई यहां पे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यानी इस बार कैपिटल आर यहां पे, स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। यानी इस बार जो नए सेल्स मिलेंगे मुझे वो यहां होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। मैंने पूरा फिर से एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि आप पहले समझ गए थे। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको? ऐसा भी तो गैमेट हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने इनका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। जब मेटाफेज 1 आता है वहां बनता है मेटाफेजिक प्लेट। दो मेटाफेजिक प्लेट बनते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज 1। इस एनाफेज 1 के पहले क्या बना था? मेटाफेज 1 आया था जिसमें 2 प्लेट बने थे। तो उस प्लेट में अलाइनमेंट कैन बी रैंडम। पहले हमने रखा था कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस बार कह दिया मैंने कैपिटल आर स्मॉल वाई, जो कि हो सकता है बिल्कुल। इस बार आपको दिख रहा है ये गैमेट भी बना है। यानी अगर ये जीनोटाइप हुआ तो इसके 4 गैमेट्स ये बनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो गैमेट बनाए हो आप, किसी भी गैमेट में किसी भी जीन का सिर्फ एक कॉपी ही है। एक ही होना भी चाहिए ना। कंसेप्ट क्या कहता है? गैमेट्स यूज्ड टू बी हैप्लॉइड। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाता है। तो जब क्रोमोसोम ही एक जाएगा गैमेट में, तो उस पे एक ही जीन के दोनों एलील हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। फिर से अगर मैंने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, मियोसिस कराओगे, यानी जो गैमेट्स बनेंगे उसमें सिर्फ इन दोनों में से एक ही क्रोमोसोम रहेगा, तो लॉजिकल है कि जब दोनों में से एक ही क्रोमोसोम रहने वाला है गैमेट में, तो जीन भी एक ही रहेगा, क्योंकि जीन्स कहां रहते हैं? क्रोमोसोम पे रहते हैं। अगर क्रोमोसोम का एक ही कॉपी जा रहा है तो जीन का भी एक ही कॉपी जाएगा। यानी 4 गैमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जीनोटाइप विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कंसेप्ट हुआ अपना गैमेट फॉर्मेशन का। इस कंसेप्ट के साथ ही आज के क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। अगली बार जब मिलेंगे तो मैं जरा दिखा दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक पहले हम लोग वीडियो देखेंगे, और ये वीडियो हम लोग जरा देख ही लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कैसे। मैंने समझाया था अभी कि कैसे होता है सेल डिवीजन, कैसे होता है मियोसिस, जरा उसी को यहां पे आप समझिएगा। यहां ये दोनों आपस में, चलिए शुरू करते हैं, जरा आप वीडियो को देखिएगा ढंग से। क्रोमेटिन नेट है,
जिसमें डीएनए दिख रहा है, ये कंडेंस हो रहा है ड्यूरिंग प्रोफेज, ये दोनों होमोलोगस हैं, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जीन का एक्सचेंज हो रहा है, हो गया ट्रांसफर। देखो आप ब्लू वाले पे ग्रीन आ गया है, आप देख पा रहे होंगे, ये पे ग्रीन आ गया है, एस्टरेज का फॉर्मेशन हो रहा है। मेटाफेज 1 के टाइम पे दो मेटाफेजिक प्लेट बन रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। ये क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस थे, लेकिन इस बार दो अलग प्लेट में है। ये प्लेट में देख रहे होंगे आप एक कॉपी है, इस प्लेट में एक कॉपी है। अगर इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं तो अगर मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम 4 है, चलिए लिख नहीं सकते, तो अब ये एनाफेजिक मूवमेंट हो रहा है ड्यूरिंग एनाफेज 1। देख रहे होंगे आप ये दोनों क्रोमोसोम मूव किए इस पोल पे, एनाफेज 1 का सिचुएशन है ये। ये टीलोफेज 1 है, जब दो अलग अलग न्यूक्लियस बनना शुरू हो गया एक सेल के अंदर। ये हो गया अपना साइटोकाइनेसिस भी, जिसमें आप देख रहे हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में से सिर्फ एक ही कॉपी गया इस सेल के अंदर, ये हैप्लॉइड बनके तैयार है। अब प्रोफेज 2 आया है, ये मेटाफेज 2 रहा, जिसमें सिर्फ एक ही प्लेट बनता हुआ दिख रहा है आपको। ये एक सेल है, ये यहां से लेकर के एक सेल है। एनाफेज 2 है, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। देन टीलोफेज 2 आया, यानी दो न्यूक्लियस बनके तैयार है, शुरू हो गया साइटोकाइनेसिस, और 4 सेल्स बनके अल्टीमेटली तैयार है। तो ये भी आप देख चुके हो। अगली बार जब मिलेंगे अपन तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन मतलब 4, 5, 6 क्वेश्चंस करेंगे, जितना आपको इंटरेस्ट होगा उतना कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आपने कितना समझा है। चलिए आज का सेवा समाप्त है। थैंक यू वेरी मच।